Hello students, welcome to the class. In the last class we had discussion over disease in humans. So we already discussed about the genetic disorders, disease due to abnormal number of chromosomes and disease caused by the virus. तो लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन था वो डिजीज यानी हम बात करें रोग मनुष्य के अंदर किस प्रकार के रोग पाए जाते हैं और उनके पीछे का कारण क्या होता है और उनसे किस तरीके से बचाव यानी प्रिवेंशन हमें लेने चाहिए अगर अगर हमें किसी प्रकार का रोग है तो। अब जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिजीज का वो उनके सोर्स के ऊपर होता है, यानी कहाँ से वो डिजीज आपके अंदर आती है, कौन से वो फैक्टर्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर लेटेस्ट हम बात करें, कोविड-19 से पूरी दुनिया अफेक्टेड थी, तो कोविड-19 किसके द्वारा हुआ? तो जो कोविड-19 जो वायरस था वो सार्स फैमिली का था, सार्स। अब इसमें भी ये एक वायरस की बहुत बड़ी फैमिली है। इसके अंदर जो वायरस था वो कोविड, इसका जो वायरस का नाम था इसकी क्रोन शेप की वजह से, क्राउन शेप यानी जो ताज होता है, क्राउन शेप की वजह से इसका नाम कोविड रखा गया और 2019 में इस वायरस को पाया गया, इसीलिए इसका नाम 19 रखा गया, कोविड-19। तो इससे जो डिजीज थी, जो ये ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से इन्फेक्ट कर रहा था, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग्स हो गया, ब्रोंचाइस हो गई, इन सबको ये इन्फेक्टेड कर रहा था और जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर रहा था, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो आपने डेथ रेट देखे थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो वायरस से हुई सारी डिजीज़ को हमने पढ़ चुके हैं। वी ऑलरेडी लर्नड व्हाट आर द डिजीज़ या विच आर द डिजीज़ कॉज्ड बाय द वायरस। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिजीज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो वो कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती हैं या बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात करें हम टाइफाइड। तो टाइफाइड आपने आमतौर पे सुना होगा। टाइफाइड में फीवर होता है, वीकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? टाइफाइड के। और टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। सो टाइफाइड इज कॉज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया सल्मोनेला। बैक्टीरिया का नाम क्या है? अब देखो, टाइफाइड मानव में पैथोजेनिक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलाया जाता है। द पैथोजन एंटर इनटू द बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो जो खराब पानी या जो संक्रमित पानी है, जिस पानी में टाइफाइड वाले बैक्टीरिया के होने की संभावनाएं हैं, उस पानी या खाने को ग्रहण करने से, उस भोजन को ग्रहण करने से मनुष्य के अंदर टाइफाइड नामक बीमारी होती है। इसके लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर, तेजी बुखार आएगा, वीकनेस होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, एंड दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो ये जो है साधारण लक्षण है, जो सामान्य लक्षण है जो टाइफाइड होने पर दिखते हैं। अब टाइफाइड देखिए, बहुत सारे लक्षण समान होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज विच हैव कॉमन सिम्टम्स। तो उनके बहुत सारे जो लक्षण है समान होते हैं। अब टेस्ट जो है डॉक्टर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, चाहे वो मलेरिया का हो, टाइफाइड का हो या कोई और किसी भी प्रकार का डिजीज हो, तो डॉक्टर के द्वारा टेस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद कंफर्म किया जाता है कि किस प्रकार की डिजीज उस पेशेंट को हुई है या जो भी ह्यूमन है जिसको भी ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड वायर इज फीवर इज वाइडल टेस्ट। तो जो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम होता है वाइडल टेस्ट। तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर? तो इट्स नेम इज वाइडल टेस्ट। तो इसका नाम क्या है? वाइडल टेस्ट। प्रिवेंशन क्या है? तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे टाइफाइड डिजीज ना हो? अवॉइडिंग ईटिंग एट स्ट्रीट, सड़क के किनारे खाने से बचें। मेनली यू हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड, राइट? तो जो सड़क के किनारे आप भोजन खाते हैं या जो पानी ग्रहण करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा टाइफाइड फैलने के खतरा होता है। अवॉइडिंग ईटिंग एट स्ट्रीट, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाएं। अवॉइड रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो कच्चे फल और सब्जियों से बचें। अब डॉक्टर कहते हैं कच्चे फल और सब्जियां खाने चाहिए, तो इट मीन्स उनको साफ करें, अच्छे से धो के खाएं।
ड्रिंक क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी पिए, गर्म पानी पिए। वैक्सीनेशन शुड बी डन इन चिल्ड्रन, अवॉइड अंडर कुक्ड और रॉ फूड। तो बच्चों में टीकाकरण करना चाहिए, कच्चे या आधे पके हुए भोजन से बचें। अब नेक्स्ट जो डिजीज होती है बैक्टीरिया के द्वारा वो है निमोनिया। अब निमोनिया आपने देखा होगा छोटे बच्चों में काफी ज्यादा होता है निमोनिया, और निमोनिया होता किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन आपको बॉडी में बैक्टीरिया को एंटर करने के लिए एक सोर्स चाहिए। या तो वो बैक्टीरिया आपको अगर आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, एयर के थ्रू आएगा, वाटर के थ्रू आएगा, या फूड के थ्रू आएगा। तो कोई ना कोई सोर्स जरूर होगा बैक्टीरिया का आपकी बॉडी में एंटर करने के लिए। तो निमोनिया के लिए पहले हमें देखना है कौन सा बैक्टीरिया होता है। द डिजीज निमोनिया इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन ह्यूमन। तो जो निमोनिया रोग होता है मनुष्य के अंदर, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का जो है एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। द बैक्टीरिया इन्फेक्ट द एल्वेली ऑफ लंग। तो जो हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग होते हैं, उसमें एल्वेली होती हैं। एल्वेली क्या करती हैं? ये गैसियस एक्सचेंज करती हैं। जैसे आपको पता है वी टेक या वी इनहेल ऑक्सीजन एंड व्हाट वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एल्वेली होती हैं, ये हमारी बॉडी में जो लंग्स है उसके बाद ये गैसियस एक्सचेंज का काम कराने में मदद करती है, यानी ऑक्सीजन और CO2 को रिप्लेस कराने में मदद करती हैं। और यह बैक्टीरिया आपका जो एल्वेली होती हैं इनको सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है। ड्यू टू इन्फेक्शन एल्वेली गेट फिल्ड विद फ्लूइड कॉजिंग सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। तो इन्फेक्शन की वजह से जो एल्वेली होती हैं आपके, उनमें फ्लूइड यानी द्रव या फिर आप तरल पदार्थ से भर जाता है, और रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में गंभीर समस्या होती है। अब इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या है? फीवर, चिल्स मतलब ठंड लगना, कफ, हेडेक आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। इन सीवियर केसेस लिप एंड नेल्स ऑफ फिंगर टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। तो अगर ज़्यादा हो जाता है किसी को निमोनिया, तो जो नाखून है और जो फिंगर्स हैं वो ब्लूइश कलर में हो जाएंगी और ग्रे या नीले रंग में बदल जाते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या होता है? एन हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ एरोसोल्स रिलीज्ड इन एयर बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। तो एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के द्वारा हवा में छोड़े गए बूंदों को या एरोसोल से संक्रमित प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए एक सेफ डिस्टेंस रहनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द सिक पीपल। तो जो बीमार व्यक्ति हैं उनसे दूर रहें, हाथों को अच्छे से साफ करें, वॉशिंग हैंड रेगुलरली, ईट राइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक्सरसाइज, वैक्सीनेशन should be given to the children. Next, tuberculosis, शॉर्ट में से बोलते हैं हम TB। ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है और यह एग्जाम में पूछा गया। यह बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलाया गया। दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यूजुअली दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट द लंग बट समटाइम इट अटैक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मेनली जो होता है ट्यूबरक्लोसिस जो होता है लंग को इफेक्ट करता है। लंग मतलब फेफड़े, आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। लेकिन टीबी आपके दूसरे पार्ट, बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स है वहां पर भी हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो नोन एज व्हाइट प्लेग। तो ट्यूबरक्लोसिस को व्हाइट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। इन हिस्ट्री, अगर इतिहास की बात करें तो प्लेग नाम की एक बहुत खतरनाक बीमारी फैली थी, जैसे कोविड-19 अभी आपने रिसेंट टाइम्स में देखा है। जो प्लेग था उसने भी काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन किया था, यानी बहुत ज़्यादा बर्बादी लाई थी, तबाही लाई थी। लैक्स ऑफ पीपल वर डाइड ड्यू टू प्लेग। तो लाखों लोग प्लेग के द्वारा मारे गए थे। सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है ट्यूबरक्लोसिस के? अ कफ दैट लास्ट मोर देन 3 वीक। तो 3 हफ्तों से ज़्यादा अगर खांसी रहती है, सो इट इज़ अ सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो यह एक ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण है। चेस्ट पेन, कफिंग विद ब्लड, तो खांसी में खून के साथ खांसी का आना, ठीक है। चेस्ट में पेन होना, फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, हर समय जो है थकान महसूस करना, ठंड लगना, फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, बुखार और भूख की कमी, वेट लॉस, वजन में जो है कमी होना, ये सारे सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? BCG वैक्सीन शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन एट एन अप्रोप्रिएट एज।
तो बीसीजी का टीका उचित समय पे बच्चों को या उचित उम्र में बच्चों को दिया जाना चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन शुड टेक ऑल द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो भी संक्रमित व्यक्ति है ट्यूबरक्लोसिस से, उसको डॉक्टर द्वारा निर्धारित सभी दवाओं का सेवन करना चाहिए। ऑलवेज कवर द माउथ ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग, वॉशिंग द हैंड ऑन रेगुलर इंटरवल्स आर द प्रिवेंटिव केयर। सो ट्यूबरक्लोसिस के लिए देखा भी होगा कि जो वार्ड्स हैं हॉस्पिटल्स में वो अलग से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है फैल सकता है। तो इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, तो चांसेस हैं इसके फैलने के, तो इसीलिए इनका जो है वार्ड अलग किया जाता है और इनको ट्रीट किया जाता है। कॉलरा। कॉलरा is an acute diarrheal infectious caused by the ingestion of contaminated food and water। तो जो हैजा, आपने इसका हिंदी में नाम सुना होगा हैजा, कॉलरा को हम हैजा बोलते हैं। हैजा एक तीव्र अतिसार संक्रमण और जो संक्रमित खाने और पानी के सेवन से होता है। तो कंटामिनेटेड वाटर से सबसे ज्यादा कॉलरा फैलता है। द डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम वाइब्रियो कॉलेरे। तो जिस बैक्टीरिया के द्वारा ये जो डिजीज फैलाई जाती है उसका नाम क्या है? विब्रियो कॉलरे। इसके सिम्टम्स क्या है? पर्सन सफर विद सीवियर वाटरी डायरिया अकम्पेन्ड बाय वॉमिटिंग विच इज कॉज्ड डिहाइड्रेशन। तो व्यक्ति को गंभीर पानी जो है डायरिया होता है और उसके साथ साथ वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, यानी बॉडी में पानी की कमी होती है। रैपिड हार्ट रेट यानी जो हृदय की गति है वो बहुत तेज हो जाएगी। लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, रक्तचाप कम हो जाएगा। थर्स्ट मसल्स क्रैम्प्स आर द कॉमन सिम्टम्स, यानी प्यास लगना, मांसपेशियों में ऐठन होना, ये सब क्या है? कॉमन सिम्टम्स है किसके? कॉलरा के, हैजा के। प्रिवेंशन, किस तरीके से इससे बचाया जा सकता है? कीपिंग द बॉडी हाइड्रेटेड टू चेक द लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। तो शरीर को हाइड्रेटेड रखकर शरीर से तरल पदार्थ को हानि की जांचना। वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट द राइट टाइम। यूज ऑफ बॉइल्ड और ट्रीटेड विद डिसइंफेक्टेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो पीने के लिए उबले पानी या सैनिटाइज किए गए पानी का उपयोग करें। ओरल रिहाइड्रेशन, जिसको बोलते हैं ORS, और इंट्रावेनस फ्लूइड शुड बी गिवन टू द पेशेंट। इससे क्या होता है कि जो बॉडी में पानी की कमी होती है उसको पूरा किया जाता है, क्योंकि डायरिया की वजह से और वॉमिटिंग की वजह से पानी, बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा जो है निकलता है, एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर जो है बॉडी से निकलता है, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन आता है। तो उससे बचने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन देना चाहिए और इंट्रावेनियस फ्लूइड्स देने चाहिए। 1982 जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया ऑफ कॉलरा एंड टीबी। तो जो जर्मन साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी और बैक्टीरिया के जो कॉलरा और टीबी के बैक्टीरिया हैं उनका जो है डिस्कवर किया। टेटनस, तो आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। टेटनस की लोहे से कट जाता है रस्ट वाले, तो टेटनस लगवाना चाहिए, टेटनस के इंजेक्शंस लगवाने चाहिए। होता क्या है टेटनस, अब और समझते हैं। टेटनस इज ऑल्सो नोन एज लॉकजॉ। तो टेटनस का दूसरा नाम क्या है? लॉकजॉ। द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कोलिस्ट्रीडियम टेटानी। तो इसका जो बैक्टीरिया है जो टेटनस फैलाता है, जिसके द्वारा टेटनस होता है, वो है कोलिस्ट्रीडियम टेटानी। द बैक्टीरिया टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू वाउंड और पंक्चर्ड कॉज्ड बाय नेल्स और एनी स्किन ब्रेक। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया शरीर में घाव से या किसी भी त्वचा विकार के कारण नाखून द्वारा छेदन से प्रवेश कर सकते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में कट लगता है, किसी भी तरीके का घाव होता है, तो उससे जो है बॉडी में टेटनस आ सकता है। टेटनस इज एन एक्यूट ऑफन फैटल डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो टेटनस एक तीव्र, अक्सर मौत का कारण बनने वाली एक नर्वस सिस्टम की बीमारी, यानी ये आपका जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इसको इफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या है? जॉ क्रैम्पिंग, तो इसीलिए इसको जॉ लॉक बोला जाता है। तो जो आपका जॉ होता है ना, ये जबड़ा, जैसा आप जबड़े बोलते हैं हिंदी में, तो इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसकी वजह से इसको जॉ कैम्पिंग या जॉ लॉक जॉ डिजीज बोला जाता है। पेनफुल मसल्स, स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी, तो शरीर भर में दर्दनाक, मांसपेशियों में स्टिफनेस, और ट्रबल इन सोलिंग, तो यानी निगलने में, खाना खाने में जो है ट्रबल करेगा, परेशानी करेगा। हेडेक होगा, फीवर होगा, स्वेटिंग एंड मसल स्पैजम होगा,
ये सारे सिम्टम्स क्या है टेटनस के। ऑल चिल्ड्रन एंड एडल्ट शुड बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट टेटनस बाय रिसीविंग वैक्सीनेशन। तो सभी बच्चों और वयस्कों को टेटनस के खिलाफ टीकाकरण प्राप्त करके रोग प्रतिरोधक बनाया जाना चाहिए। लेप्रोसी ये एक डिजीज है, कुष्ठ रोग। अगर आपने लेप्रोसी जो है नहीं सुना होगा तो ये एक और जो है थोड़ा नर्वस सिस्टम को परेशान करने वाली डिजीज होती है। इसको बोलते हैं लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। लेप्रोसी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो इसका जो बैक्टीरिया है जिससे लेप्रोसी होती है, इन बैक्टीरियाज का नाम याद रखना जरूर, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इट इज कॉज डैमेज टू द स्किन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये स्किन की जो आपकी अपर लेयर होती है उसको सबसे ज़्यादा खराब करता है, त्वचा को बहुत ज़्यादा खराब करता है, और आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, परिधीय तांत्रिक तंत्र, उसको जो है नष्ट करता है। लेप्रोसी इज अ स्लोली डेवलपिंग प्रोग्रेसिव डिजीज दैट डैमेज द स्किन एंड नर्वस सिस्टम। तो लेप्रोसी क्या करेगी, धीरे धीरे विकसित होने वाली एक प्रगतिशील बीमारी है, यानी ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में फैलेगी और आपकी स्किन और नर्वस सिस्टम को डैमेज करती हुई चलेगी। सिम्टम्स क्या है? अर्ली सिम्टम्स बिगिन इन कूलर एरिया ऑफ द बॉडी, इंक्लूड लॉस ऑफ सेंसेशन। तो शुरुआती लक्षण शरीर के ठंडे क्षेत्रों में शुरू होते हैं और संवेदना का हानि शामिल होता है, यानी सेंसेशन आपकी बॉडी में जो आप टच करते हो तो फील होता है, राइट, पिंच करते हो तो दर्द होता है। तो जो बॉडी की जो सेंसेशन होती है, जो स्किन की जो सेंसेशन होती है, वो खत्म होने लगेगी। साइन ऑफ लेप्रोसी आर पेनलेस अल्सर्स, स्किन लीजन्स ऑफ हाइपोपिगमेंटेशंस। तो कुछ रोगों के संकेत बिना दर्द के अल्सर हो सकते हैं, त्वचा में हाइपोपिगमेंटेशन का घाव हो सकता है, लॉस ऑफ डिजिट्स एंड फेशियल डिसफिगरमेंट डेवलप। दिस इज नोन एज हैंसेन्स डिजीज। तो इसका नाम क्या है? हैंसेन डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रिवेंशन क्या है? इट इज स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स एंड नेसल सिक्रेशन। तो यह बीमारी बूंदे और नाक के रिसाव के माध्यम से फैलती है। प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट इज करंटली द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अवॉइड द डिजीज। तो जिसको लेप्रोसी है, तो लेप्रोसी के जो रोगी हैं उनके संपर्क से बचना चाहिए। वर्तमान में इस बीमारी से बचने का यही सबसे अच्छा तरीका है। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स। तो जिसको लेप्रोसी है उसको सही एंटीबायोटिक्स दिए जाने चाहिए। वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस। तो इसका नाम दूसरा क्या है? पर्टिसिस इसका दूसरा नाम है। वूपिंग कफ इज कंटेजियस डिजीज कॉज्ड बाय बोर्डीडेटेला पर्ट्यूसिस। तो जो काली खांसी एक संक्रामक बीमारी है जिसको बॉर्डीटेला नाम का जो बैक्टीरिया है पर्टिसिस द्वारा फैलाई जाती है। दिस बैक्टीरिया अटैच टू द सीलिया विच लाइन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है सीलिया, उसके साथ ये जो है बैक्टीरिया अटैच हो जाएगा और फिर ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम करेगा। वूपिंग कफ कॉमनली अफेक्ट्स इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। तो वूपिंग कफ जो होती है ज़्यादातर जो नवजात शिशु होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको, और यंग चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। तो वूपिंग कफ कैसी होती है? तो देखिए, अनकंट्रोलेबल वायलेंटली कफिंग होती है, यानी अनियंत्रित खांसी का कारण बनती है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। दैट मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। सीवियर कफ कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड वॉमिटिंग। तो सीवियर कफ की वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में कठिनाई आएगी और वॉमिटिंग का कारण बनती है। चिल्ड्रन मेक अ वूप साउंड ड्यूरिंग ब्रीथ। तो चिल्ड्रन सांस लेते समय वूप का साउंड करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वूपिंग कफ रखा गया। प्रिवेंशन, द वैक्सीन डीपीटी प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द वूपिंग कफ। तो एक वैक्सीन होती है डीपीटी नाम की, वो लगती है बच्चों को जिससे उनको वूपिंग कफ से छुटकारा मिलता है। एंटीबायोटिक हेल्प टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। एंटीबायोटिक की मदद से इस बीमारी की जो है गंभीरता कम होती है। सेकेंडरी न्यूमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वूपिंग कफ। तो ज़्यादा अगर वूपिंग कफ होती है तो उससे निमोनिया बनने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। सिफिलिस
नेक्स्ट जो है डिजीज सिफिलिस. सिफिलिस इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया नोन एज ट्रैपोनीमा पैलिडम. तो जो सिफिलिस है वो किसके द्वारा होती है? ट्रैपोनीमा पैलिडम द्वारा जो है बैक्टीरिया द्वारा ह्यूमन बॉडी के अंदर फैलाई जाती है. द इन्फेक्टेड पर्सन ऑफन डज नॉट नो दैट दे हैव द डिजीज एंड पास इट ऑन टू द पार्टनर. तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको खुद पता नहीं होता है कि उसके पास ये बीमारी है और वो अपने पार्टनर को जो है ये डिजीज ट्रांसफर कर देता है. इट कॉज वेट लॉस. तो इससे वजन कम होता है. सोलन लिम्फोनेट्स. तो सूजन होने वाले लिम्फोनेट्स बनते हैं. फीवर आता है. हेयर लॉस होता है. एकिंग जॉइंट्स एंड फटीग. थकान और जोड़ों में दर्द. द फर्स्ट साइन ऑफ सिफिल्स इज अ स्मॉल पेनलेस सोर. तो पहला साइन क्या है सिफिल का? तो जो सोर है, जो आपका जो थ्रोट है, उसमें आपको पेन होगा. दीज सोर्स कैन अपीयर ऑन द रेक्टम एंड और इनसाइड द माउथ. अब इसका प्रिवेंशन क्या है? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सिफिल्स, पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ एंटीबायोटिक. तो पेनिसिलिन इसके अगेंस्ट में यूज होती है एंड इज यूजुअली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सिफिल्स. और ये सिफिल्स को ठीक करने में काफी हद तक हेल्प की जाती है. अब आता है आपका नेक्स्ट डिजीज आती है गोनोरिया. गोनोरिया इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. इट इज पास फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पर्सन एंड दिस डिसीज ऑल्सो नोन एज द क्लैप. तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? द क्लैप के नाम से भी इसे जाना जाता है. यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटल ऑर्गन्स. अब सिम्टम्स क्या? पेन और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशंस. पेन इन द लोअर एब्डोमेन आर एज द कॉमन सिम्टम ऑफ गोनोरिया. प्रिवेंशन. गोनोरिया इज अ क्यूरेबल डिजीज. तो ये क्यूरेबल है, ठीक होने वाली डिजीज है, बट इट लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन बी कॉज अदर हेल्थ प्रॉब्लम. अगर इसको उपचार नहीं किया जाता है तो ये क्या करेगा? ये दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है. गोनोरिया इज यूजुअली ट्रीटेड विथ शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो गोनोरिया को जो है एंटीबायोटिक्स के कोर्स के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है. डाइफ्थीरिया क्या होता है? डाइफ्थीरिया नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज. डाइफ्थीरिया इज अ सीरियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया Cronibacterium diphtheriae, which is produce a toxin. It is usually affect the mucous membrane of nose and throat. तो डाइप्थीरिया एक गंभीर संक्रमण है जो क्रोनीबैक्टीरियम डाइप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो एक टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं और यह आमतौर पर नाक और गले के श्लेष्म मस्तक को प्रभावित करता है. सिम्टम्स. इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? The toxin produced by bacteria spread through blood circulation and damage the organs of the body. तो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किया गया टॉक्सिन रक्त संचार के माध्यम से फैलता है और शरीर के अंगों को क्षति पहुंचाता है. This led to the life-threatening complications like myocarditis or inflammation of the heart muscles, paralysis, kidney failure, etc. तो इसे जीवन के लिए खतरनाक परिस्थितियों जैसे कि मायोकार्डिस हो गया, हृदय मांसपेशियों की सूजन हो गई, किडनी की विफलता आदि हो सकती है. द मोस्ट विजिबल सिम्टम ऑफ डाइप्थीरिया इज ग्रे कोटिंग ऑन थ्रोट एंड टॉन्सिल्स. तो डाइप्थीरिया का सबसे आम लक्षण क्या है? कि यह गले और टॉन्सिल्स पे ग्रे कोटिंग यानी ग्रे रंग के जो गले और टॉन्सिल्स से दिखने लगते हैं. प्रिवेंशन. डाइप्थीरिया इज इजीली प्रिवेंटेड बाय vaccines in children at the appropriate age. It can be treated by antitoxin infection. तो डाइप्थीरिया को उचित आयु में बच्चों के टीकाकरण द्वारा आसानी से रोका जा सकता है और इसे एंटीटॉक्सिन संक्रमण द्वारा उपचार किया जाता है. तो यहाँ पर हमने जो डिजीज वायरस के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, उनको कवर करा. अब हम पढ़ेंगे जो डिजीज प्रोटोजोआ के द्वारा होती है. स्लीपिंग सिकनेस और ट्राइपैनोसोमेनियासिस सोने की बीमारी या ट्राइपैनोसोमेनियासिस जो है हमारी स्लीपिंग सिकनेस को बोलते हैं या फिर इसको ट्राइपैनोसोमेनियासिस. ट्राइपैनोसोमा जो है गोबियंस इज एन पैरासाइट प्रोटोजोआ विच इज कॉज अ डिजीज इन ह्यूमन कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस. तो जो ट्राइपैनोसोमा गोबलिन्स एक पैरासाइट है जो प्रोटोजोआ है और इससे क्या होता है? ह्यूमन के अंदर स्लीपिंग सिकनेस होती है. द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय
टी फ्लाई विच इज कैरियर ऑफ प्रोटोजोआ पैरासाइट। तो टी फ्लाई जो है मक्खी है द्वारा जो है संचारित होती है और प्रोटोजोअन पैरासाइट के वाहक होती है, राइट। सिम्टम्स क्या? इन अर्ली स्टेज इट प्रोड्यूस सिम्टम्स लाइक चिल्स, फीवर, वॉमिटिंग इन लार्ज लिम्स। जब पैरासाइट के बाद इसकी शुरुआती चरण में यह ठंडे बुखार, उल्टी और बड़े लिम्फ ग्रंथियां जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। When the parasite attack the central nervous system in later stages, poor coordination and behavioral changes are noticed. तो जब पैरासाइट बाद चरणों में केंद्रिक या तंत्रिका प्रणाली पर हमला करता है तो खराब सामान्य और व्यवहारिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। यानी इसका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है बॉडी का, उसको डिस्टरबेंस करता है। जो पेशेंट होगा उसको अपनी बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है, और जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, इसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, इसमें डिसबैलेंस होता है। प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम क्या है? डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रॉइंग द रिजर्वियर्स और इन्फेक्शंस एंड प्रेजेंस ऑफ टेस्टिफ्लाई। तो बीमारी को, संक्रमण के भंडारों को नष्ट करके और टेस्टिस मक्खी की उपस्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। डायग्नोसिस शुड बी मेड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जितनी जल्दी डायग्नोसिस शुरू कर दिया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। काला अजहर इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक फीवर और डमडम फीवर। तो इसको डमडम बुखार के नाम से भी और काले बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इट इज, और ये याद रखना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इट इज कॉज्ड बाय द पैरासिटिक प्रोटोजोआ नोन एज लेशमेनिया डोनोवानी। तो इसको लिशमेनिया डोनोवानी के नाम का एक जो प्रोटोजोआ है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, उसके द्वारा फैलाया जाता है। द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, और ये सैंड मधुमक्खी के, जो सैंड मक्खी के द्वारा फैलाई जाती है। द पैरासाइट सर्वाइव इनसाइड द सेल ऑफ लीवर, सिप्लिन, लिम्फ ग्लैंड, वाइट ब्लड सेल्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये पैरासाइट यकृत, पीला लासिक ग्रंथि, श्वेत रक्त कोशिकाओं और रक्त कैपिलरियों को आंतरिक परत की कोशिकाओं के अंदर जीवित रहते हैं। सिम्टम्स क्या है? द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज आर कंटिन्यूअस फीवर विद इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड सिप्लिन। तो इस बीमारी का मुख्य लक्षण यकृत और पीलिया के विस्तार के साथ नियंत्रित बुखार होता है, वजन कम होना यानी वेट लॉस, थकान, एनीमिया, काला अजहर के समान इसका जो है लक्षण है। प्रिवेंशन क्या है, किस तरीके से इससे बचाव लिया जा सकता है? द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सैंड फ्लाई बाइट्स। तो सैंड फ्लाई बाइट्स से काटने से बचा जाए। अप्लाई इंसेक्ट रिप्लिएंट टू एक्सपोज्ड स्किन। तो अपनी स्किन पर जो है स्किन रिप्लिएंट, जैसे ओडोमास होता है उससे मच्छर नहीं खाते, तो ऐसे ही कीटनाशक लगाएं जो स्किन के लिए अच्छे हैं। और रात को सोते समय नेट, मच्छरदानी का उपयोग करें, तो इससे इनके संक्रमण से बचा जा सकता है। अगली बीमारी है डाइसेंट्री और अमोबियासिस। तो अमीबियासिस और डाइसेंट्री या पेचिस क्या होता है? दिस इज कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस डिजीज आर पैरासिटिक प्रोटोजोआ पैथोजेंट कॉल्ड एंटा अमीबिया। तो इस बीमारी के कारक जीवाणु की परिजीवी प्रोटोजोआन पैथोजोन होता है जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका क्या नाम है? हिस्टोलिटिका एंटामीबा हिस्टोलिटिका नाम के पैरासाइट से द्वारा या प्रोटोजोआ से फैलती है। इट इज कॉज्ड अ डिजीज कॉल्ड अमेबिक डाइसेंट्री और अम्योबाइसिस। तो इससे द्वारा अमेबिक पेचिस या अम्योबाइसिस कहते हैं। इन ह्यूमन इट रिजाइड्स इन द अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारी जो इंटेस्टाइन बड़ी आता है उसके अपर पार्ट पर यह रहता है। सिम्टम क्या? द मेन सिम्टम ऑफ डिजीज आर एब्डोमिनल पेन। तो पेट में दर्द होगा, रिपीटेड मोशंस, बार बार मल त्याग करना, विद म्यूकस एंड ब्लड। तो उसमें म्यूकस और ब्लड आएगा, श्लेष्मा और रक्त होता है। इन्फेक्शन अकर बाय इंजेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये किसके संक्रमण? दूषित खाना और पानी से होता है। द पैथोजन डैमेज इंटेस्टाइन म्यूकोसा, सीवियर इन्फेक्शन कॉजेज अल्सर। तो पैथोजन अंत के म्यूकोसा को क्षति पहुंचाता है और गंभीर संक्रमण से अल्सर का कारण बनता है। प्रिवेंशन क्या है? Prevention include maintaining hygiene, drinking plenty of fluid to prevent high dehydration, proper medication kill the parasite। तो पैरासाइट से जो है प्रॉपर आपको दवाई लेनी है जिससे जो है पैरासाइट मर जाए।
नेक्स्ट, मलेरिया। मलेरिया इज अ सीरियस कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो मलेरिया एक गंभीर संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होता है। दिस इज पैरासिटिक प्रोटोजोआ विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो एंड ह्यूमन। तो यह पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो अपने जीवन में चक्र में दो मेजबान अर्थात फीमेल एनोफिलिक मच्छर और मनुष्य में पूरा करते हैं। ह्यूमन इज इन्फेक्टेड बाय द बाइट ऑफ मस्कीटो विच हैव स्पोरोजोइटस ऑफ प्लाज्मोडियम इन देयर सलाइवरी ग्लैंड। तो मनुष्य को मच्छरों के काटने से संक्रमित किया जाता है जिसके लार ग्रंथि में प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स होते हैं। और इसका क्या है सिम्टम? पीपल हैव हु हैव मलेरिया यूजुअली फील वेरी सिक। तो जिनको मलेरिया होता है उन्हें आमतौर पर बुखार आता है। शेकिंग चिल्स, ठंड बहुत लगती है। मसल्स और जॉइंट पेन, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द होता है। खांसी होता है, डायरिया, दस्त होते हैं, हार्डेक होता है। फीलिंग डिस्कम्फर्ट आर सम कॉमन सिम्टम्स। तो उन्हें डिस्कम्फर्टनेस की फीलिंग होती है। ये क्या है? इसके कॉमन लक्षण है। प्रिवेंशन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ मस्कीटो ग्रोइंग रिजर्वियर। तो मच्छर को उगाने वाले जलाशय को नष्ट करें। कवर द स्किन, एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्ट रेप्लिकेंट टू द स्किन। तो वही मच्छरों से बचने के लिए अपने स्किन के ऊपर जो लोशन है वो लगाएं। स्लिप अंडर द नेट। तो मच्छर रोकने के लिए जो है मच्छरदानी होती है उनका जो है इस्तेमाल करें और उसके बाद प्रॉपर दवाई लें। क्यूनिन वाज द फर्स्ट एंटी मलेरियल ड्रग टू ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ चिंचुना। तो चिंचुना की छाल से प्राप्त किया गया क्यूनिन पहली एंटी मलेरियल जो है दवा बनी। मैलिग्नेंट मलेरिया इज पेरिनीशियस मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम। तो मैलिगेंट मलेरिया है उसको प्लाज्मोडियम फैलिपेरम द्वारा होने वाले घातक मलेरिया है। चार्लेस लिवरेन डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ अफेक्टेड पर्सन इन द ईयर 1880। तो जो चार्लेस लिवरेन थे उन्होंने 1880 में प्रभावित व्यक्ति के रक्त से मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड 1897 confirmed the malaria is caused by malaria parasite and told the carrier of the parasite is female Anopheles mosquito। तो जो रोनाल्ड थे 1897 में मलेरिया की पुष्टि की और ये मलेरिया पैरासाइट होता है यह बताया और पैरासाइट के वाहक जो महिला कौन जिसके द्वारा ये पैरासाइट लेके जाता है एनोफिलीज मस्कीटो के बारे में बताया। ऑर्गेनिजम्स दैट ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड वेक्टर। तो एक ऑर्गेनिज्म जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो रोग जीवाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित करता है तो उसे वेक्टर कहते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अजवाइन। तो देखो अजवाइन से जो है एंटी मलेरियल ड्रग बनाई गई। कौन सी? आर्टिमिसिनिन। तो आर्टिमिसिनिन अजवाइन को इंग्लिश में बोला जाता है। डिस्कवर्ड बीइंग कन्फर्ड नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। तो 2015 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया। राइट। तो पायरोरिया हम जो है कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ वाली जो डिजीज़ है उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपनी परीक्षा में इनको अच्छे से आंसर करके आइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी की आपसे बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और ये जो आपको बताया गया ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें चीज़ों को अच्छे से याद करिए। बाकी के जो अगली डिसीज है वो हमारी कल लास्ट क्लास होगी इसके ऊपर, उसमें हम आपके साथ जो है साझा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।